गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, और आई एम अगेन लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड टेकिंग द क्वेश्चंस ऑफ यूट्यूब कमेंट सेक्शन। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है जबलपुर में। और कई लोग एड्रेस का पूछते हैं एग्जैक्टली जबलपुर कहाँ है, तो आप आइडियल फर्टिलिटी को यदि आप गूगल में भी डालेंगे मैप में तो यू कैन गेट आवर एड्रेस। और हम रेगुलर आईवीएफ, इनफर्टिलिटी फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, और गर्भस्थ शिशु का जेनेटिक क्लिनिक चलाते हैं एंड जेनेटिक टेस्ट वगैरह करते हैं। आप हमारे यूट्यूब के आइडियल फर्टिलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम काम करते हैं मिल सकती है। आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं, हम उन कमेंट्स को लेके ही वीडियो बनाते हैं ताकि हम आपसे जुड़ सकें। प्लीज़ गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मेरे एग पिकअप होने के बाद पीरियड इरेगुलर होने लगे हैं, जिसके कारण ट्रांसफ़र डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा 3 से 4 महीने हो गए। देखिए क्या है कि जब आप आईवीएफ कराते हो तो आईवीएफ का जो इंडिकेशन है, यदि वो पॉलीसिस्टिक ओवरी था तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इरेगुलर पीरियड है, इरेगुलर पीरियड अधिकतर पहले से रहता है। और मोस्टली आईवीएफ के बाद में हम मान सकते हैं कि आईवीएफ के दौरान जब हम सॉरी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो हम आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा डिस्टर्ब तो करते ही हैं, इसको नेचुरल से अननेचुरल की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें हार्मोन का थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। बट खाली पीरियड का इरेगुलर हो जाना इज़ नॉट पॉसिबल। और यदि पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो इट इज़ वेरी इजी टू डू फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके पीरियड को मैनिपुलेट करके। यदि आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो यू कैन कम विथ टेली कंसल्टेशन, वी कैन गिव कैसे उसको कर सकते हैं। सर, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं क्या? देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इवन यू शुड हैव इंटरकोर्स, यू शुड हैव योर ओन वर्क। यदि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है और यदि मान लीजिए कि आपके ओवरी में खूब सारे एग बन गए, आप हाइपर स्टिमुलेटेड हैं, तो आप जर्की काम मत करिए, झटके वाला काम मत करिए, क्योंकि ओवरी में पेन होगा, कई बार टॉर्शन हो सकता है, यदि पानी भरा हो तो दिक्कत है। अदरवाइज़ मैं कभी भी बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन, स्पेसिफिक खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। अर्ली प्रेगनेंसी में मैं फ़्लाइट अवॉइड करने बोलता हूँ, तो एनीवेयर फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ये 3 चीज़ें मतलब जिनसे भय उत्पन्न हो या फिर टेंशन हो, वो चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र शुड बी टेकन एज लाइटली एज पॉसिबल। सर, मेरा एफईटी फेल हुआ है 2 बार। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? ये तो हमारे साथ भी होता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका एफएटी फेल होता है। यदि अच्छे ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करें, 2 ऑप्शन मैं देता हूँ, या तो मैं एनआईपीजीटी करके एम्ब्रियो को देखूँ, या फिर मैं साथ में एंडोमेट्रियम का विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन देख लूँ। वो करते हैं आप एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे से, उसको एरा टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। यदि ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है तो लैब अच्छा काम कर रही है, ये पक्का हो जाता है। पर ब्लास्टोसिस्ट में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक एनआईपीजीडी से मैं आजकल करता हूँ। सर, मेरी वाइफ को पीरियड 20-20 दिन चलते हैं, ड्रॉप और स्पॉटिंग होते रहती है। इसका क्या समाधान है? यदि पीरियड 20-20 दिन चलते हैं और स्पॉटिंग हो रही है, इसका मतलब मोस्ट कॉमन कॉज इज़ हार्मोन। और हार्मोन का कौन सा हार्मोन का इम्बैलेंस है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन कई तरह के होते हैं फीमेल में, उसमें किसका कितना इम्बैलेंस हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल वीडियो में बोल देना ठीक नहीं रहेगा, जांच करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी अच्छे रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन व्यक्ति से, डॉक्टर से, या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या गायनिक से आप बात कर सकते हैं। एंजियोस्पर्मिया क्यों होता है? ओह, एजोस्पर्मिया क्यों होता है? एजोस्पर्मिया का कारण जानने के लिए आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए। एजोस्पर्मिया वैसे ही है जैसे कोई गाड़ी चल नहीं रही है या कोई फैक्ट्री चल नहीं रही है। तो एजोस्पर्मिया का जब भी रीज़न खोजना चाहते हैं, ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस, ये एक फैक्ट्री है, इसका प्रोडक्ट क्या है? स्पर्म। दूसरा प्रोडक्ट होता है हार्मोन, वो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है नो स्पर्म, मतलब आपके
सीमेन से नो स्पर्म। अब नो स्पर्म निकलने के लिए 3 रीज़न हो सकते हैं। ये जो फैक्ट्री बन रही है इसमें बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट होते हैं। ये प्रोडक्शन यूनिट मिलके एक पैसेज बनता है, उस पैसेज से ये पैसेज वापस यहाँ पर आके जो यूरिन का रास्ता है पेनिस के थ्रू उसमें खुलता है, थ्रू है इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर एक सेमाइनल वेसिकल भी होता है और ये इसके बाद आके यहाँ खुलता है और यहाँ से इजैकुलेशन होता है। ये जो फैक्ट्री है, ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस का जो एक्टिविटी है, इसका जो फंक्शन है, ये इसका एक मैनेजर होता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है ये हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन में होता है। अब ब्रेन का ऑर्गन इतना दूर, ब्रेन तो ऊपर है, टेस्टिस नीचे है, तो इसको कैसे मैनेज करता है? ये थ्रू ब्लड मैनेज करता है। ये ब्लड के थ्रू मैसेंजर्स भेजता है। ये मैसेंजर्स इसको गाइड करते हैं काम करने के लिए। अब यदि यहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री फंक्शन ही ना कर रही हो, फैक्ट्री ख़राब हो। ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री अच्छी हो, मैनेजमेंट भी ठीक हो, पर यहाँ पर जो सप्लाई लाइन है यहाँ ब्लॉक लगा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री सही हो, सप्लाई लाइन भी सही हो, यहाँ से जो मैसेंजर, जो मैनेजमेंट मैसेंजर भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है, वो ना आ रहा हो, या फिर ये ख़राब हो। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट के कारण ख़राब, इसके कारण भी स्पर्म नहीं निकलेगा। हो सकता है फैक्ट्री के कारण ख़राब, इसलिए भी नहीं निकलेगा। हो सकता है सप्लाई लाइन में कहीं प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी नहीं हो सकता। पर अंत में जो सिम्टम मिल रहा है दैट इज़ एज़ोस्पर्मिया। तो एज़ोस्पर्मिया को एक सिम्टम मान के उसका रीज़न, उसका ये कारण खोजना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब इस कारण खोजने के लिए क्या हमको कोई ऑपरेशन करना पड़ता है? मैं नॉर्मली ऑपरेशन नहीं करता हूँ। एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, उसमें काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि इस टेस्टिस में, इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। ये समझ में काफ़ी हद तक आता है कि ये डक्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं। काफ़ी हद तक ये समझ में आ जाता है कि ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरा, यदि फैक्ट्री में लगता है प्रॉब्लम, तो क्या कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ में क्या उनको कोई जेनेटिक डिजीज़ है, इसलिए हम वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन भी कराते हैं। तीसरा, जो बेसिक क्रोमोसोमल पैटर्न है वो सही है कि नहीं, उसके लिए हम एक कैरियोटाइप कराते हैं। कई बार हमको कैरियोटाइप में क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम मिलता है, कई बार YCMD में हमको डिलीशन मिलता है, कई बार ये दोनों नहीं मिलते, फैक्ट्री चलती है, हम टीसा करते हैं तब स्पर्म मिलता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि मैसेंजर नहीं आ रहे हो तो बाज़ार से मैसेंजर का इंजेक्शन देंगे तो भी स्पर्म बन सकता है। तो एज़ोस्पर्मिया क्यों होता है, एज़ोस्पर्मिया का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। पर ये मान लेना कि एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म लाइलाज है, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आप डोनर स्पर्म ना लें और अपने ही बीज से अपना बायोलॉजिकल बच्चा पैदा करें। इसमें हम मेल इनफर्टिलिटी में बहुत सारा काम करते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस वीडियो के कंटेंट को या फिर आप इंस्टाग्राम के कंटेंट को यदि आप अच्छा मानते हैं तो आप उसके हिसाब से आप अपना कमेंट भेजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके जितने कमेंट्स हैं उनको लेके और आगे बढ़ने का। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।